नमस्कार। आज डेली करंट अफेयर के प्रीलिम डोज में आपका स्वागत है। और डेली जैसे हम करंट अफेयर्स की सीरीज हमने प्रीलिम डोज की स्टार्ट किया, उसी के क्रम में आज हम देखते हैं। आज 6 जून है और हम करंट अफेयर्स शुरू करते हैं, आपके सामने रखते हैं। तो पहला देखते हैं टॉपिक आपके सामने, फेग्यून 4b। फेग्यून 4b क्या है दोस्तों? एक मौसम उपग्रह है जो चीन का मौसम उपग्रह है, और ये क्या करेगा, क्या मौसम की निगरानी करेगा और आपदा की निगरानी करेगा। चीन के द्वारा तैयार किया गया दोस्तों। तो पहला न्यूज क्या है, फेग्यून 4b किसका है? चीन का है। क्या है? मौसम उपग्रह है। चलते हैं दूसरे टॉपिक पे दोस्तों, YSR जगन्नाथ कॉलोनी परियोजना। YSR जैसा नाम सुना होगा कि YSR जो है आंध्र प्रदेश की एक योजना शुरू करी गई है। और इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? गरीब और दलित वर्ग के लोगों को घर दिया जाएगा। गरीब और दलित वर्ग लोगों को घर दिया जाएगा। कहाँ की योजना है? आंध्र प्रदेश सरकार की। ठीक। और इस समय पता होगा कि YB रेड्डी जो है वहाँ क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। अगला आप लोगों के सामने रखते हैं। क्या है अगला? है आपके सामने माउंट मेरापी। माउंट मेरापी क्या दोस्तों? इंडोनेशिया के एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अभी हाल ही में दोस्तों न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, माउंट मेरापी में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के बारे में आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ज्वालामुखी जो है 3 तरह के होते हैं, मृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और मृत्यु ज्वालामुखी। एक हो गया मृत का मतलब जो होता है कि जिसमें मृत वाले में क्या होता है, जिसमें कभी भी कोई हलचल नहीं हुई है। ठीक है। सक्रिय में क्या होता है दोस्तों कि जिसमें हाल फिलहाल में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो। ठीक है दोस्तों। और एक है सुसुप्त होता है जो सोई हुई, जैसा कि नाम से ही पता होगा दोस्तों कि सोई हुई, तो उसमें कभी संभावना बन सकती है कि विस्फोट होने की संभावना है, लेकिन मृत में कभी भी नहीं। तो माउंट मेरापी कैसी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो अभी इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया में स्थित है। और यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट मेरापी कहाँ की ज्वालामुखी है? आपके सामने है, पता है, इंडोनेशिया के दोस्तों। चलते हैं अगले टॉपिक पे दोस्तों। बीज, अगला टॉपिक हमारा है बीज मिनीकिट कार्यक्रम। बीज मिनीकिट कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा बीज मिनीकिट कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों। और इसमें दलहन और तिलहन के फसलों के लिए स्पेशल शुरू किया गया है, जिसमें स्पेशल क्वालिटी का बीज दिया जाएगा ताकि अधिक से अधिक दलहन और तिलहन की फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। इसमें कौन कौन किसानों को जो है दलहन और तिलहन के बीज, स्पेशल क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे, जिससे किसान दलहन और तिलहन का अधिक से अधिक उत्पादन देने पे केंद्र सरकार का जोर है। और एक किट के रूप में दिया जाएगा किसानों को दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होगा कि इसमें कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हैं? एक राष्ट्रीय बीज निगम हो गया, नाफेड है, और गुजरात राज्य बीज निगम है। ठीक है दोस्तों। तो 3 एजेंसियां इसमें शामिल हैं बीज मिनीकिट में। कौन कौन सा? नाफेड, राष्ट्रीय बीज निगम, और तीसरा है गुजरात राज्य बीज निगम। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा बीज मिनीकिट कार्यक्रम। किसकी पहल है? केंद्र सरकार की पहल है। कौन सी फसल के लिए है? दलहन और तिलहन फसल के लिए। दलहन और तिलहन के लिए। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं आज के अगले टॉपिक पे ध्यान देते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं कौन सी न्यूज में है आज की, क्या न्यूज है अगला। हाँ, एक आपने सुना होगा, अभी हाल में चर्चा में बना है। अगला टॉपिक हमारा जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं टेट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्या है दोस्तों और चर्चा में क्यों है?
ये जो है 2011 में लॉन्च किया गया था टीचरों के लिए, जो भी स्टूडेंट या छात्र, अरे जो भी लोग टीचर में क्वालिफाई सरकारी स्कूल में 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है टीचरों के लिए, उनके लिए शुरू करी गई है। और इसमें इसके लिए है मानदंड क्या है कि बिना इसके क्वालिफाई किए और इसका सर्टिफिकेट, बिना सर्टिफिकेट लिए आप इसको तैयार नहीं हो सकते, मतलब आप टीचर के लिए योग्य नहीं हो सकते। यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी हो गया था। 2011 में ये शुरू किया गया था दोस्तों। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसके अंतर्गत ये शुरू किया गया था। तो इसकी चर्चा में क्यों है, 2011 में शुरू किया था। और ये जो टेट का जो सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो एक बार एग्जाम पास कर लेता है, इसको जो सर्टिफिकेट पास कर लेता था उसको वो 7 वर्ष के लिए वैध था। 7 वर्ष के लिए था ये सर्टिफिकेट। अंक प्रमाण पत्र जो दे दिया जाता था छात्रों को पास करने के बाद टेट का, वो 7 वर्ष के लिए वैध था। लेकिन चर्चा में क्या, अभी सरकार ने या शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, अब जो टेट जो पास करेगा व्यक्ति या जो 2011 में पास किया हो, वो आजीवन इसको बढ़ा दिया गया है। यानी एक बार आपने टेट की परीक्षा पास कर ली तो दोस्तों वो आजीवन वैलिड रहेगा। पहले कितने साल के लिए वैलिड था सर्टिफिकेट, 7 साल के लिए। यानी उस बीच में जितनी सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक जितनी वैकेंसी निकले टीचरों के लिए वैकेंसी निकलेगी, उस बीच में शिक्षक के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए वो कार्ड आपका एक बार स्कोर होने पे आपका 7 साल के लिए वैध था। और जो 2011 के से शुरू किया गया था, 2011 से एग्जाम हुआ था, उसको पहले से लागू कर दिया गया। यानी अब तो होगा ही होगा। जो सर्टिफिकेट 2011 का जिन लोगों ने पास कर रखा है 2011 से लेकर अब तक, उनके लिए भी ये लागू कर दिया गया है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। और किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को। ठीक है दोस्तों, तो क्यों चर्चा में था आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं टॉपिक क्या है दोस्तों। अगली न्यूज़ क्या हमारी, ऑपरेशन सागर आरक्षा। ऑपरेशन सागर आरक्षा। सेकंड, ऑपरेशन सागर आरक्षा क्या है, न्यूज में चर्चा में क्या है दोस्तों, कोई बताएगा? यह एक आपदा सहयोग है और यह एक आपदा के लिए सहायता करती है। और किसके द्वारा, भारतीय तटरक्षा, भारतीय जो तटीय इलाके हैं, भारत के जो तटीय राज्य हैं और जो श्रीलंका के जो तटीय राज्य हैं, उनके बीच में एक समझौता है आपदा के लिए। आपदा के समय इन दोनों का सहयोग के लिए एक क्या है, ऑपरेशन सागर आरक्षा है। और अब कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई ना कोई घटना घटती है आपदा से रिलेटेड, उन्हें बचाने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसके लिए, भारत और श्रीलंका के लिए। भारत और श्रीलंका, भारत के तटीय इलाकों के अधिकारी अधिकारी हैं, भारत के तटीय इलाकों के अधिकारी और श्रीलंका के अधिकारी। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज आपको समझ में आ गई होगी। प्रीलिम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछ देता ऑपरेशन सागर किन दो देशों के बीच में शुरू किया गया, तो भारत और श्रीलंका के बीच शुरू किया गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर पीसीएस और वनडे एग्जामों के लिए हो तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए मिटाते हैं इसको, अगला टॉपिक देखते हैं। अगली न्यूज क्या है हमारी, अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों फटाफट। आईएनएस संधायक, आईएनएस संधायक क्या है दोस्तों, कोई किसी को पता है तो बताइए फटाफट आप लोग। आईएनएस संधायक क्या है, एक हाइड्रोग्राफिक क्या है, सर्वेक्षण है। हाइड्रोग्राफिक आईएनएस संधायक क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है। क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण है। अब एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण एक जहाज है, जहाज है। और जो क्या करेगा दोस्तों, जल में खनिजों का पता लगाएगा या संसाधनों का पता लगाएगा, खनिज तत्व, पोषक तत्वों का पता लगाएगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पे करेगा, समुद्री में करेगा। आईएनएस संधायक हाइड्रोग्राफिक, हाइड्रो का मतलब ये होता है कि ये जल से रिलेटेड खोज करेगा दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया। और दूसरा एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो आईएनएस संधायक है स्वदेशी डिजाइन किया गया, स्वदेशी डिजाइन, और भारत द्वारा इसको निर्मित किया गया है। स्वदेशी यानी भारत द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, स्वदेशी, यानी भारत में पूर्ण रूप से बना, स्वदेशी और भारत द्वारा पूरी तरीके से ये क्या है, निर्मित है दोस्तों। चलते हैं अगले टॉपिक पे दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए आप लोग। अगला एक न्यूज में क्या है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है आपके सामने ब्लूफिन महासीर।
ब्लूफिन महासागर, ब्लू नाम से ही आपको पता होगा कि क्या चीज़ है, किससे जुड़ा हुआ है, मछली से जुड़ा हुआ है। ब्लूफिन किससे संबंधित है, मछली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, महासीर एक तरह से मछली की प्रजाति होती है और आपने देखा होगा कि खासकर तालाबों में और उत्तर भारत में खासकर पाई जाती है। उत्तर भारत हो गया या मध्य भारत हो गया, उनमें खास तालाब हो गए, पोखरे हो गए, आपने देखा होगा, और नदियाँ हो गई, नहर हो गए, इनमें खास तरह से पाई जाती है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि IUCN ने क्या किया, इसको IUCN ने क्या किया है, इंडेंजर्ड कैटेगरी से, यानी इंडेंजर्ड का मतलब होता है लुप्त प्राय कैटेगरी से हटाकर, ये पहले लुप्त प्राय की श्रेणी में थी और इसको हटाकर लिस्ट कंसर्न में डाल दिया है। लिस्ट कंसर्न पहले किसमें थी, IUCN ने इसको लुप्त प्राय से क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब इसको एक लिस्ट कंसर्न में डाल दिया है, यानी कम चिंतनी वाले में डाल दिया है। इसको बोलते हैं कम चिंतनी का विषय। और लुप्त प्राय का मतलब क्या था कि ये मछली धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, लेकिन इनके ऊपर संकट था, इसको इसलिए IUCN जो है एक रेड लिस्ट जारी करती है, उसमें डाल दिया था उसने। और अब इसमें थोड़ा संकट इन मछली पर क्या हुआ है, जो हमने मछली बचा उसकी पहचान आपने देखा होगा नहरों में, तालाबों में पाई जाती हैं। और प्रेजेंट में इसमें जो IUCN ने व्यक्त किया है कि अभी इसको खतरा जो है कम हो गया है, तो इसको लिस्ट कंसर्न से हटाकर किस में कर दिया दोस्तों, कम लुप्त प्राय से हटाकर इसको कर दिया है लिस्ट कंसर्न में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले टॉपिक पे। आज का अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे जो करंट अफेयर हैं आज न्यूज में वो सब समझ में आ रहे हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला टॉपिक क्या है, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के बारे में है अगला न्यूज। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के बारे में अगली न्यूज हमारी, बताइए फटाफट से किसको पता है। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो खासकर ये पूछता है दोस्तों एग्जामों में। और एक कौन थे, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशस के क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री थे। और अभी इनका निधन हो गया है। इन्होंने भारत के लिए भारत के हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, और भारत का और मॉरिशस के संबंध बहुत अच्छा था, हिंदी को खासकर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। और सबसे बड़ी खास बात क्या कि ये भी एक इंडियन है और मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। यही न्यूज़ है, तो आपको सबसे बड़ी न्यूज़ बताना होगा कि इनका पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री थे, और खासकर इनका जो इनकी जन्मभूमि है भारत ही में है। सबसे बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, एक और न्यूज़ में चर्चा में रहा है लक्ष्मी नंदन बोरा जी का भी अभी निधन हो गया है। लक्ष्मी नंदन बोरा जी का भी निधन हो गया है, और ये साहित्यकार हैं। और हमारी परीक्षा में साहित्यकार हो गए, उनसे रिलेटेड अगर कोई न्यूज होती है तो ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों। तो इनका भी निधन हो गया, तो आप लोग याद करिए। और एक खासकर असमिया भाषा से, अब बोरा जो जनजाति होती है वो खासकर असम जनजाति होती है, असमिया भाषा के साहित्यकार। तो आप लोग इसको बहुत फोकस करिएगा, असमिया भाषा के साहित्यकार हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों न्यूज चर्चा में सर अनिरुद्ध जगन्नाथ निधन हो गया उनका, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री, और जो कि भारत में इनका जन्म स्थान हुआ था, लेकिन मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और जो लक्ष्मी नंदन बोरा है उनका भी निधन हो गया। क्या है, साहित्यकार है, पहला क्वेश्चन। और किस भाषा के साहित्यकार थे, असमिया भाषा के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले न्यूज पे। अभी कल ही जो दोस्तों आप 5 जून था, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप लोगों को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। चलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, खासकर क्वेश्चन पूछा जाता है UPP से, और आपके स्टेट लेवल के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, या केंद्र लेवल के, वनडे लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। तो पहला तो विश्व पर्यावरण दिवस से रिलेटेड देखते हैं क्या न्यूज है दोस्तों फटाफट। पर्यावरण दिवस पहला तो यही पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो अधिकांश एग्जाम में क्या पूछा जाता है, थीम। इसकी थीम क्या है इस बार की 2021 की पर्यावरण की थीम क्या है,
इसकी थीम क्या है? पुनर्कल्पना, पुनर्कल्पना, पुनरुत्थान, संरक्षण, उत्थान संरक्षण, री इमेजिंग, रिस्टोरेशन, और रिस्टोर। यानी 2021 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? रिमेजिन, रिस्टोरेशन, रिस्टोर। हिंदी में पूछेगा तो पुनर्कल्पना, पुनरुत्थान, संरक्षण इसकी थीम है। और मेन इसका फोकस क्या है? फोकस क्या है इसका? इस बार का फोकस किस चीज़ पे है? इस बार का मेन फोकस क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन अर्थात क्या है? पर्यावरण को होने वाली क्षति को रोकना है, और जो भी इसमें पर्यावरण के क्षति में बाधित करने वाले कारक है उनको रोकना है, और इसकी पुनः जो स्थिति है उसको, जो पर्यावरण में जितना आप देख रहे होंगे दोस्तों, पूरे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसको स्थिति को, पुरानी स्थिति को क्या करना है? बहाल करने पे काम करना है। इस बार की मेन थीम यही रखी गई है इसकी दोस्तों। ठीक है, थोड़ी गर्मी होने की वजह से आज दोस्तों पसीना बहुत हो रहा है और गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और इस बार का संयुक्त जो विश्व पर्यावरण जो कार्यक्रम कराता है वर्ल्ड लेवल में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसकी क्या करता है? मेजबानी करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करता है, और इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मेजबानी करने वाला देश का नाम क्या है? पाकिस्तान। मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। तो विश्व पर्यावरण दिवस को एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसकी इस बार की थीम क्या थी? पुनर्कल्पना, पुनरुत्थान, संरक्षण, और इसका मेन फोकस क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मेन इसका मतलब है कि अर्थात पर्यावरण को बाधित होने से रोकना है, जो भी नष्ट हो रहे हैं पर्यावरण उसको वापस लाना है, और पर्यावरण के लिए अच्छे से काम करना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो कि मेजबानी करता है, और इस बार कौन सा देश मेजबानी कर रहा है इसका? पाकिस्तान मेजबानी कर। तो खास करके क्वेश्चन पूछे जाता है, इससे बनने वाले क्वेश्चन यही हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं इसमें। थीम हो गया, मेजबानी करने वाला कौन सा राष्ट्र? संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम। देश कौन सा है? पाकिस्तान है। किस पे फोकस करना है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे फोकस करना है दोस्तों। तो ये रही विश्व पर्यावरण दिवस से रही ये न्यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे देखते हैं कौन सी न्यूज है हमारे। अगली न्यूज कौन सी है? हाँ, अगली न्यूज है यूनटैब क्या है दोस्तों? टैब का मतलब ही है टैबलेट। टैब का मतलब क्या है दोस्तों? टैबलेट से रिलेटेड। टैबलेट क्या होती है? एक तरह से मोबाइल की तरह डिवाइस होती है, जिसपे हम सारा काम मोबाइल की तरह ही करते हैं, एक तरह से टैबलेट है। और ये जो है लद्दाख जो केंद्र शासित अभी हाल ही में पिछले 1 साल बना है, पिछले 1 साल का 1.5 साल हो गया लगभग जो बना है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ शुरू किया गया है, और लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा शुरू किया गया है। ये क्या कार्यक्रम है? एक नज़र डालते हैं इस पर, देखते हैं क्या है यूनटैब क्या है, एक नज़र इस पर फोकस करते हैं दोस्तों। लद्दाख के लेह में उपराज्यपाल जो है, वहाँ के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? सबसे पहले जान लेते हैं वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? R.K. माथुर। उपराज्यपाल कौन है? R.K. माथुर। तो कभी कभी यही पूछ देता है क्वेश्चन कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? R.K. माथुर द्वारा टैबलेट योजना शुरू करी गई है, यूनटैब योजना शुरू करी गई है। तो लेह में, जो लद्दाख में लेह है, जो लेह सबसे बड़ा शहर है लद्दाख का। पहले सबसे बड़ा शहर कौन सा है लद्दाख का? लेह है, सबसे बड़ा शहर है लेह। यहाँ पे 12,300 स्कूली छात्रों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। वितरित किया गया है 12,300 क्या टैबलेट वितरित किया गया है, जिससे स्कूली शिक्षा की
को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। सीधी सी बात है, टैबलेट से स्कूली शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। और कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को इसको फोकस करना है। कौन से बच्चों को? 6 से लेकर 12 तक का इसका टारगेट है कि 6 से 12 तक को इसमें टैबलेट दिया गया है यून टैब योजना के अंतर्गत। और सरकारी स्कूलों में जो भी पढ़ाई होती है, वीडियो लेक्चर, पाठ्य पुस्तकें, ऑनलाइन क्लासेज, इस सारे एप्लीकेशन के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। खासकर ये जो टैबलेट होगा शिक्षा का 6 से लेकर 12 तक होगा। उसमें पाठ्य पुस्तकें शामिल होंगे, लेक्चर शामिल होंगे टीचरों के, और क्या शामिल होंगे दोस्तों? नोट्स शामिल होंगे, सारी चीज़ें, और वीडियो लेक्चर भी, सारी चीज़ें शामिल होंगी इस एप्लीकेशन पे। तो इसका नाम दिया गया है यून टैब। यून टैब कहाँ का है? लद्दाख की है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का है, जो उपराज्यपाल आर.के. माथुर द्वारा शुरू किया गया है। कौन से शहर में शुरू किया गया है? लेह में शुरू किया गया है, जो कि सब जान लेते उसके बारे में। लेह क्या है? लद्दाख का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, ठीक है। और कक्षा 6 से 12 तक स्कूली छात्रों को लिए ये योजना शुरू की गई है, और इस शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग की ये मेन पहल है। किसकी पहल है दोस्तों? शिक्षा विभाग की ये पहल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी जानकारी होगी तो वीडियो को दोस्तों दोबारा फिर से सुन सकते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बार बार शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों दोस्तों को शेयर कीजिए, और बार बार देखिए। अगर आपको इतना भी, अगर आप रोज़ हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, डेली प्रीलिम डोज में आप जुड़े रहते हैं करंट अफेयर के डेली डोज में, तो आपको अलग से पढ़ने की, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत होगी। इससे आपका काफ़ी तैयार हो जाएगा, और इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा PCS में या छोटे मोटे एग्जामों में। तो आप लोग इसे बने रहिएगा। UPSC, यहाँ तक UPSC में भी प्रश्न इससे बनते रहें। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लगातार वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। अगली न्यूज क्या है? एक PLI का मतलब क्या है दोस्तों? PLI का मतलब क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उत्पादन आधारित परियोजना। इसका पूरा इंग्लिश में क्या नाम है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पादन आधारित योजना, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। PLI का मतलब एक चर्चा में क्यों है दोस्तों? जो भारत में निर्मित होने वाले AC और भारत में जो निर्मित हो रही AC और LED बल्ब, LED की जो भी सारी चीज़ें हैं, AC और LED के लिए, इनके लिए गाइडलाइन जारी की गई, जो भारत में निर्मित हो रही है। भारत में जितनी भी AC या LED निर्मित हो रही हैं, उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। किसके तहत? PLI के तहत। यानी PLI का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। हिंदी में बोल सकते हैं इसको उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। क्या है ये PLI? जानते हैं एक बार इसका उद्देश्य क्या है? PLI परियोजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक बार देखते हैं क्या है इस योजना का, क्या उद्देश्य है। फटाफट बताइए दोस्तों, किसी को पता हो तो। इसका उद्देश्य कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर टाइप करिए। अगर कोई भी गलतियां हो या कोई भी सुझाव हो तो जरूर एक बार कमेंट में टाइप। तो चलिए देखते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका एक मेन उद्देश्य है कि इसके लिए जो सारे AC और LED निर्मित हो रहे हैं, इनको इकोसिस्टम के बेस पे तैयार करना। इकोसिस्टम, PLI के तहत क्या करना? इकोसिस्टम के बेस के अंतर्गत तैयार करना है, ताकि पर्यावरण को बढ़ावा देना। ये आपने 2021 का जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है, उसमें देखा भी कि पर्यावरण को बढ़ावा, इकोसिस्टम के अंतर्गत इसको क्या करना है? जो भी प्रोडक्शन AC और LED निर्मित होंगी, इकोसिस्टम बेस्ड होंगी, ताकि पर्यावरण को हानि न पहुँचे, और जिससे कि भारत के जो है अपनी एक अलग पहचान विश्व लेवल पे बन सके प्रोडक्शन में। क्योंकि इससे क्या होता है? AC और LED बहुत सारी चीज़ें बनाने से क्या होता है? आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत सारी गैसेज यूज होती हैं, इनके पर्यावरण को हानि होती है। तो एक उनको मतलब आप एक तरह से हम कह सकते हैं PLI योजना क्या इकोसिस्टम बेस पे आधारित है, और पर्यावरण की गाइडलाइन के अंतर्गत इसको फॉलो करके ही ये AC और LED निर्मित होगी। अगर उसके कुछ मानदंड हो गए, इतना हमें गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को PLI समझ में आ गया होगा। AC और LED के लिए है, और पर्यावरण इकोसिस्टम के बेस पे जो भारत में तैयार होगी LED और AC, उसके बेस पे काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, फटाफट देखते हैं आगे कौन कौन सी न्यूज़ें हैं दोस्तों। एक बार नज़र डालते हैं। हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज की बस दोस्तों यही तक न्यूज़ है, और उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक हमारे हो गए हैं। आज इतने ही न्यूज़ में चर्चा में था। मेरापी ज्वालामुखी हो गया, माउंट मेरापी कहाँ पे, आपको बता ही दिया कि इंडोनेशिया की ज्वालामुखी अभी हाल ही में क्यों चर्चा है, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सारी चीज़ एक बार नज़र डालते हैं। Phugen 4b क्या था? चीन का एक उपग्रह था दोस्तों।
चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, और आज का उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब लास्ट में आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और जिससे कि हमें भी ऊर्जा मिले और आप लोगों को भी ऊर्जा मिलती रहे। और जो भी हमारी कमियां हो या जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, और हमारे प्रीलिम डोज डेली करंट अफेयर के प्रीलिम डोज में बने रहिएगा दोस्तों, जिससे कि हमें भी ऊर्जा मिलती रहे और आपको हम मोटिवेट होते रहें। और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे हम मोटिवेट हैं। धन्यवाद दोस्तों।